हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। इससे पहले हम लोग सेक्शन 1 और 2 को कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्लॉजेज ऐसे भी थे जो कि सेक्शन 2 से रह गए थे। आज हम उनको कवर करेंगे। और सेक्शन 2 का नाम है जनरल रूल्स जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन द पोस्ट। सेक्शन 2 का नाम भी पूछा जाता है, यानी कि सेक्शंस हैं उनके जो नाम्स हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए सेक्शन 2 का नाम याद रखेंगे। सेक्शन 2 का नाम है जनरल रेगुलेशंस एप्लीकेबल इन द पोस्ट। नेक्स्ट डिस्क्लेमर, इस वीडियो को बनाते समय पूरी सतर्कता बरती गई है, फिर भी कोई गलती होती है तो आपके विचार एवं सुझाव सुधार हेतु आमंत्रित है। सबसे पहले जानते हैं रीडायरेक्ट करस्पॉन्डेंस के बारे में, यानी कि ऐसे पत्र व्यवहार जो कि रीडायरेक्ट होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को भी याद रखेंगे कि किस पॉइंट्स में कौन सी बात कही गई है, क्योंकि कई बार इन पॉइंट्स का रेफरेंस दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि उस पॉइंट में क्या बात की गई थी और वहाँ पर क्या रेफरेंस दिया गया था। तो बेसिकली वहाँ पर पॉइंट्स के नाम होंगे कि इस पॉइंट में वो दिया हुआ था उसके रेफरेंस में, तो ये भी अपने को याद रखने हैं। तो रीडायरेक्ट करस्पॉन्डेंस से संबंधित आज जानते हैं कि रीडायरेक्शन से संबंधित क्या क्या नियम है। अगर कोई सरफेस मेल का आर्टिकल इंडिया में डिलीवरी के लिए रिसीव होता है, यानी कि उसकी जो डाक का वितरण है वो इंडिया में होना है, उसके लिए अगर वो रिसीव होता है तो रीडायरेक्ट करने के लिए इंडिया में किसी भी स्थान पर रीडायरेक्ट करने के लिए उस पर किसी भी प्रकार का जो चार्जेस हैं वो नहीं लिए जाते हैं। यानी कि पहला तो ये है कि अगर कोई आर्टिकल बाहर से, मान लेते हैं किसी कंट्री से बुक होके इंडिया में आता है, उसको कहीं रिसीव करने के बाद में बेसिकली मान लेते हैं कि इस ऑफिस में इसको रिसीव किया गया बी नाम के ऑफिस पर, और देन उसको रीडायरेक्ट करना हो सी नंबर के या सी नाम के एड्रेस पर, उसे एड्रेस पर रीडायरेक्ट होना है। बेसिकली यहाँ से इसको बुक किया गया, यानी कि बाहर के देशों से इसको बुक किया गया, इंडिया में इसको डिलीवर्ड होना है यहाँ पर, यानी कि इस एड्रेस पर यह अभी फिलहाल है, और इसको रीडायरेक्ट होना है कहाँ पर, इस वाले एड्रेस पर। तो उस केस में रीडायरेक्शन हो सकता है। फर्स्ट थिंग तो ये है, मे बी रीडायरेक्टेड एनी प्लेस विद इन द इंडिया, यानी कि इंडिया के किसी भी स्थान पर इसे रीडायरेक्ट किया जा सकता है। जो फर्स्ट क्लास के जो मेल्स हैं, चाहे वो सरचार्ज हो या नहीं हो, यानी कि उनका जो भुगतान है वो किया हुआ हो या नहीं किया हुआ, उस केस में यानी कि फर्स्ट क्लास के मेल कौन कौन से होते हैं, उसमें आते हैं लेटर्स, एरोग्राम और पोस्ट कार्ड। वो भी यानी कि फर्स्ट क्लास के मेल्स जो कि सरचार्ज हो या अनसरचार्ज हो, यानी कि उनका जो भुगतान है वो कर दिया गया हो या नहीं किया गया हो, फिर भी वो फ्री रीडायरेक्शन के लिए एलिजिबल है बाय एयर, यानी कि हवाई माध्यम से उनका फ्री में रीडायरेक्शन होगा, चाहे उनका सरचार्ज हो या वो अनसरचार्ज हो, यानी कि उनका भुगतान किया गया हो या नहीं किया गया हो। इंडिया में अगर उनको रीडायरेक्ट होना हो विद इन इंडिया में तो वो फ्री रीडायरेक्शन होगा, और वो भी हवाई माध्यम से होगा। कौन सी मेल्स का होगा? फर्स्ट क्लास की मेल्स का होगा। अगर वहीं सेकंड क्लास की मेल्स है, सेकंड क्लास की मेल्स से मतलब प्रिंटेड पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर हैं या स्मॉल पैकेट है, इनको भी इंडिया में नए एड्रेस पर फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सतही माध्यम से किया जाता है। लेकिन अगर एड्रेसी में यानी कि जो व्यक्ति मान लेते हैं कि ये जो भेजने वाला व्यक्ति है, इसमें सेंडर है, इसमें ये कहा हुआ हो, इसमें रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हों कि अगर मेरी डाक रीडायरेक्ट होती है तो उनको बाई एयर ही रीडायरेक्ट होना है, तो उस केस में या फिर अन्य केस, जैसे कि अगर कोई कहे स्पेशली, या तो सेंडर कहे या एड्रेस ही कहे या कोई थर्ड पार्टी कहे, ये कहे कि हम जो भी चार्जेस आपके लगेंगे उनको पे करेंगे, तो ऐसे आर्टिकल्स को जो सेकंड क्लास के मेल्स हैं उनको बाई एयर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो स्मॉल पैकेट विल बी फॉरवर्डेड टू न्यू एड्रेस इन इंडिया बाई द सरफेस रूट ओनली, यानी कि अगर सेकंड क्लास की मेल है तो उसको बाई सरफेस रूट यानी कि सतही माध्यम से ही उसको ट्रांसमिट किया जाता है, रीडायरेक्ट किया जाता है। ओनली अनलेस द एड्रेसी हैज लेफ्ट रिटन इंस्ट्रक्शंस एट द पोस्ट ऑफिस टू रीडायरेक्ट सच आर्टिकल बाई एयर हैज मेड अ डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 59(2), यानी कि जो पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है, पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है, उसका क्लॉज नंबर 59(2) है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसमें जो भी लिखा हुआ है उसी की तरह ही अगर कोई
एड्रेसी हो या सेंडर हो या कोई थर्ड पार्टी हो, अगर वो चाहती है कि उनकी सेकंड क्लास की मेल बाई एयर डिडक्ट हो, तो वो जितना भी चार्ज उनका लगेगा वो अगर पे करने के लिए अगर एग्री हो जाते हैं तो उस केस में क्लॉज नंबर 59(2) जो कि पी गाइड पार्ट फर्स्ट का है, उसके अकॉर्डिंग ही इनका जो रिडक्शन है वो पॉसिबल होगा, और जो अमाउंट है एयर फी का वो भी नए ट्रांसमिशन पर देना होगा। नेक्स्ट, सरफेस मेल के आइटम्स जो कि इंडिया में रिसीव हुए हैं, यानी कि इस बुकिंग ऑफिस से, यानी कि इस बुकिंग कंट्री से ये चल के इंडिया में आया हो और इसको इंडिया के बाद में बाहर कहीं पर रिडायरेक्ट होना हो, यानी कि बेसिकली ये है कि अगर मान लेते हैं कि इस कंट्री से इसको इंडिया में आना हो और यहाँ से इसको अदर कंट्री में जाना हो, इससे पहले हम लोग विद इन इंडिया बात कर रहे थे, अब ये इंडिया से बाहर इसको रिडायरेक्ट होना हो, तो उस केस में भी रिडायरेक्शन पॉसिबल है। यानी कि सरफेस मेल आइटम रिसीव फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री, यानी कि किसी भी बाहर के देश से अगर ये रिसीव होता है इंडिया में कोई आर्टिकल, तो उस केस में नॉट अप्लाइंग रिड्यूस चार्जेस, यानी कि रिड्यूस चार्जेस को अप्लाई किए बिना फॉर इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय द सरफेस मेल विदाउट एनी चार्ज। यानी कि अगर उनका ट्रांसमिशन बाई सरफेस होना हो, उनका ट्रांसमिशन यानी कि अगर रिडायरेक्शन बाई सरफेस होना हो, तो उस केस में सतही माध्यम से अगर ट्रांसमिट करते हैं तो उस केस में जो चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। अगर वही कोई चाहे कि एयर के माध्यम से हो, यानी कि हवाई माध्यम से अगर कोई उनके आर्टिकल को चाहते हैं कि वो रिडक्ट हो, तो उस केस में जो भी चार्जेस हैं, हवाई चार्जेस हैं, वो उनको पे करने ही होंगे। यानी कि सरफेस मेल का आर्टिकल है, सरफेस मेल से रिसीव हुआ हो और उसको सरफेस मेल से ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस केस में चार्जेस उन पर नहीं लगेंगे, ये पक्का है। यानी कि उनका रिडायरेक्शन बाहर से आकर के, किसी अन्य कंट्री से आकर के इंडिया में जो डिलीवर होने के लिए आया हो उसको बाहर के कंट्रीज में भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाई सरफेस करेंगे और उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। लेकिन किंतु परंतु ये है कि इस ऑफिस से ये इंडिया में आ गया और इसको जाना हो इस वाले कंट्री में, और ये जो चाहता है ना, कोई व्यक्ति एड्रेस ही हो सकता है या वो सेंटर हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसमिशन बाई एयर हो, तो उस केस में उनको जो भी सब चार्ज हैं, कंबाइंड चार्जेस हैं बाई एयर के, यानी कि हवाई माध्यम के जो भी चार्जेस हैं या संयुक्त चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस हैं वो पे करने ही होंगे। रिडक्शन बाई एयर इज परमिटेड ओनली ऑन द कंडीशन दैट द सेंडर और द एड्रेसी, यानी कि या तो भेजने वाला हो या पाने वाला हो या कोई थर्ड पर्सन हो जो कि इन आर्टिकल्स को रिसीव करेगा, लेकिन उसके बदले में उनको क्या करना है, उनको पे करना है एयर सरचार्ज या कंबाइंड चार्ज, जो भी लगेगा, जो भी केस होगा, यानी कि जिस तरीके से जो भी चार्जेस लगने होंगे वो उनको पे करने ही होंगे। उस केस में रिडायरेक्शन बाई एयर पॉसिबल है। Addresses in India wishing to have inward surface correspondence redirected by air to any foreign country to which airmail service is available are required to give written instructions and make a deposit in advance in the post office in accordance with the procedure described in clause 59 of the PO Guide part first to cover the air surcharge for reduction। बेसिकली ये है कि जो भी चार्जेस वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं वो 59(2) PO Guide पार्ट फर्स्ट का है, उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। एयर सरचार्ज जो भी कवर करना है रिडक्शन किए से वो उसी अकॉर्डिंग किए जाते हैं। और जो कंडीशंस हैं, जैसे कि बाई एयर अगर उनको ट्रांसमिट करना है तो उनको चार्ज देने होंगे, अगर सतही माध्यम से, सरफेस के माध्यम से है तो उनको चार्जेस नहीं देने होंगे, दोनों ही केसों में। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में ये है कि सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम अ कंट्री applying reduced charges for India may be redirected by the surface mail to any country on payment of the difference between the amount of postage already paid and that which would have been charged if the item had been dispatched direct from the country of the posting to its new destination। बेसिकली ये है कि सरफेस मेल का कोई आर्टिकल किसी भी जगह से इंडिया में रिसीव हुआ और इस पर, यानी कि इस पर क्या है, ड्यू चार्जेस जो कि इंडिया में है वो एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में इसका रिडक्शन पॉसिबल है। यानी कि बाहर के कंट्रीज के लिए पॉसिबल है, लेकिन क्या पे करना होगा, बेसिकली ये मान लेते हैं कि उसका जो चार्जेस, सपोज कर लेते हैं कि पहले जो चार्जेस है वो लगे थे 50 रुपीज़, वो अब रिडायरेक्शन पर लगने हो 100 रुपीज़, तो जो भी डिफरेंस है,
जो भी डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कितना है 50 रुपये, तो ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है इसको पे करने के बाद जो नया डेस्टिनेशन है, जहाँ पर नया उसको एड्रेस है वहाँ पहुँचना है, जहाँ भी उसका इंटरेक्शन होना है वहाँ पहुँचना है, तो उस केस में हो सकता है, लेकिन जो भी चार्जेस हैं वो पे करने ही होंगे। If such items are redirected by air, they will in addition be subject to the payment of air surcharge और combined charge। बेसिकली ये है कि अगर ऐसे आर्टिकल यानी कि सरफेस लेवल के आर्टिकल जिन पर रिड्यूस चार्ज अप्लाई होते हैं, अगर इनको बाई एयर इनको ट्रांसमिट होना हो तो उस केस में जो एक्स्ट्रा एयर सरचार्ज वगैरह है उसका भी या कंबाइंड चार्जेस है वो पे करने ही होंगे। If the above charge in the case of redirection by surface mail is not paid for the redirection of the item, बेसिकली ये है कि जो चार्जेस कौन से चार्जेस, एक तो जो डिफरेंस आ रहा था वो वाला चार्जेस, और दूसरा कौन सा एयर के जितने भी चार्जेस हैं, अगर वो पेड नहीं किए जाते तो उस केस में जो आर्टिकल है उसे इनसफिशिएंटली यानी कि कम भुगतान वाला आर्टिकल होता है, उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा और उस पर कितना टैक्स लगेगा या कितना उस पर चार्ज लगेगा। तो जो डिफरेंस आ रहा था ना अभी पोस्टेज में, जितना भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था उतना चार्जेस उन पर एज ए टैक्स लगेगा। द अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर डिस्क्राइब इन द क्लॉज 28 विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। यानी कि ये जो चार्जेस पेड नहीं किए गए थे, अगर वो चार्जेस नहीं पेड करें कोई व्यक्ति, तो क्लॉज नंबर 28 या रूल नंबर 28 है, उसके अकॉर्डिंग जब आइटम का डिलीवरी होगी, जब डाक वस्तु की डिलीवरी होगी उस समय इनको कलेक्ट किया जाएगा। सच आइटम्स विल बी रिडायरेक्टेड बाय एयर ओनली। ऐसे आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हवाई माध्यम से रिडायरेक्ट किया जा सकता है, कब? जब sufficient to cover the reduction charges has been deposited, यानी कि जो भी रिडक्शन के चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस जरूरी हैं, जो कि एयर चार्जेस वगैरह है, वो डिपॉजिट हो जाएंगे इन एडवांस। यानी कि एडवांस में जब वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पर? पोस्ट ऑफिस में। तो उस कंडीशन में इनको बाय एयर इनका रिडक्शन पॉसिबल है। और जो चार्जेस वगैरह हैं वो कैसे हैं, कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो क्लॉज नंबर 59 है प्योर गाइड पार्ट फर्स्ट का, उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस वगैरह लिए जाएंगे। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि एयर मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय द इनलैंड पोस्ट। बेसिकली ये है कि अगर कोई एयर मेल का आइटम्स है, यानी कि अब तक बात चल रही थी सरफेस मेल के आइटम की, अब चल रहा है एयर मेल के जो आइटम्स हैं जो कि रिसीव होते हैं किसी भी देश से इंडिया में डिलीवरी के लिए, तो उनको रिडायरेक्ट किया जा सकता है किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर इंडिया पोस्ट इनलैंड पोस्ट के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा हो। यानी कि जहां पर सतही माध्यम के जो ट्रांसमिशन वगैरह अब इंडिया पोस्ट अगर कर रहा है, तो वहां पर एयर मेल के आइटम्स जो कि किसी अन्य कंट्री से रिसीव हुए हैं इंडिया में डिलीवरी होने के लिए, उनका रिडायरेक्शन पॉसिबल है। सच आइटम्स विल बी ट्रीटेड इन द मैनर स्टेड इन फर्स्ट अबव। यानी कि ऐसे आर्टिकल्स को, ऐसे आइटम्स को किस तरीके से उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा, तो जो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट पांचवें पॉइंट में क्या है कि एयर मेल के आइटम्स जो कि रिसीव होते हैं किसी भी कंट्री से इंडिया में डिलीवरी के लिए, उनको किसी अन्य कंट्री में भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है बाय एयर मेल। यानी कि एयर का जो मीडियम है, एयर ट्रांसमिशन है, उसके माध्यम से किया जा सकता है। बेसिकली ये है कि एयर मेल का कोई आइटम किसी कंट्री से इंडिया में बुक होने को आया, देन इसको कहाँ पर जाना है? अब जाना है अनदर कंट्री में, यानी कि दूसरी किसी भी कंट्री में जाना है, तो इसे बाय एयर भी भेज सकते हैं। लेकिन कब भेजेंगे? जब उसका चार्जेस है, एयर चार्ज है या कंबाइंड चार्जेस हैं, वो उनका भुगतान हो जाएगा, तब उनका रिडायरेक्शन बाय एयर पॉसिबल है। Such article are treated in manner prescribed in third above। यानी कि ऐसे जो आर्टिकल्स हैं, ऐसे जो आर्टिकल है, इनके साथ में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा? जो पॉइंट नंबर 3 था जो कि अभी हमने पढ़ा था,
के जैसे ही इन आर्टिकल्स को ट्रीट किया जाएगा। इफ सच एयर मेल करस्पॉन्डेंस इज रीडायरेक्टेड अब्रॉड बाई सरफेस मेल, इफ सच एयर मेल करस्पॉन्डेंस यानी कि जो एयर मेल के आइटम्स हैं, ऐसे आर्टिकल्स, यदि ऐसे आर्टिकल जो कि एयर मेल के करस्पॉन्डेंस है रीडायरेक्ट किए जाते हैं अब्रॉड में यानी कि बाहर किसी देश में, किसके माध्यम से, बाई सरफेस मेल, इट विल बी रीडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि एयर मेल का आर्टिकल अगर इस कंट्री से बुक होके इंडिया में आया और इसको अन्य किसी कंट्री में जाना हो, अब ये बाई एयर मेल की बात नहीं कर रहे, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, बाई सरफेस मेल, यानी कि सरफेस के माध्यम से अगर इसका ट्रांसमिशन होना है, सरफेस मेल के माध्यम से इसको जाना है, तो ये कैसे जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इट विल बी रिडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज आफ्टर स्कोरिंग आउट द एयर मेल लेवल एंड एनी सब्सक्रिप्शन ऑन द आइटम्स रिलेटेड टू इट्स ट्रांसमिशन बाई एयर। इनका जो ट्रांसमिशन है वो बाई लैंड या बाई सरफेस मेल की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट 6वें नंबर का पॉइंट क्या है, 6वें नंबर के पॉइंट में है कि एयर मेल के जो आइटम्स हैं जो कि रिसीव किए जाते हैं किसी भी कंट्री से और इन पर रिड्यूस चार्जेस अप्लाई होते हैं इंडिया के मामले में, तो उनका भी रिडक्शन पॉसिबल है। तो उनका रिडक्शन किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले 6वें पॉइंट का सब क्लॉज मान लेते हैं, ए है। ए के बारे में क्या है, एक तरीका क्या है कि बाई सरफेस मेल ऑन पेमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ पोस्टेज यानी कि एक्सक्लूडिंग एयर सरचार्ज already paid and that which would have been charged if the item had been dispatched originally to its new destination। बेसिकली ये है कि सरफेस मेल का आइटम, सरफेस मेल का कोई भी आर्टिकल ऐसा है भाई सरफेस मेल एयर सरचार्ज को छोड़ने के बाद में अगर किसी पर चार्जेस जैसे कि पहले लगे थे 50, अभी कितना लग रहा है 100, तो अब जो बाकी का डिफरेंस है ना 50 का जो डिफरेंस है इसको पे करने के बाद में इसका रिडक्शन पॉसिबल है। इफ द अबव चार्जेस इज नॉट पेड बिफोर द रिडक्शन ऑफ द आइटम इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड टू दैट एक्सटेंट एंड सब्जेक्टेड टू टैक्स इक्वल टू द डिफरेंस इन पोस्टेज एंड नॉट डबल। बेसिकली इसको हम पढ़ चुके हैं और इसमें भी क्या है, इसमें ये बताया है कि अगर रिडक्शन से पहले जो भी चार्जेस हैं उनको पेड नहीं किया जाता है तो उन्हें इनसफिशिएंट तरीके से इनसफिशिएंटली पेड आइटम्स की तरह उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो भी डिफरेंस था उसके बराबर में जो पोस्टेज है उसको कलेक्ट किया जाएगा। और जो अमाउंट का कलेक्शन है वो किस तरीके से दिया हुआ है, वो क्लॉज नंबर 28 में दिया हुआ है और वो डिलीवरी के टाइम पर इसको पे करना होगा। और बी पॉइंट क्या है कि बाई एयर मेल ऑन पेमेंट इन एडिशन टू डेफिशिएंट पोस्टेज ऑफ एयर सरचार्ज और कंबाइंड चार्ज एज द केस मे बी फ्रॉम द इंडिया टू द कंट्री ऑफ द न्यू डेस्टिनेशन सच आइटम्स विल बी रिडक्टेड बाई एयर ओनली वेयर अ सम सफिशिएंट टू कवर द रिडक्शन चार्जेस। बेसिकली ये इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्लॉज नंबर 59 है जो कि पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट का है, उसके तरीके से ही ट्रीटमेंट किया जाएगा अगर कोई एयरमेल का आर्टिकल जिसका जो रिडक्शन है वो पॉसिबल है, लेकिन किस केस में, जब उनका जो भी चार्जेस है जैसे कि एयर चार्ज सरचार्ज है या कंबाइंड चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस उन पर लगने हैं उनको एडवांस में डिपॉजिट करने पर पोस्ट ऑफिस में उनका रिडक्शन पॉसिबल है। इसको भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट है आइटम्स ओरिजिनली पोस्टेड फॉर एन एड्रेस इन इंडिया एंड ड्यूली प्रीपेड अकॉर्डिंग टू द इनलैंड रेट विल ऑन द डायरेक्शन ऑफ टू अ फॉरेन कंट्री बी ट्रीटेड इन द मैनर स्टेट एज आइटम्स थर्ड एंड फोर्थ ऑफ सब क्लॉज फर्स्ट अबव। बेसिकली इसको भी अपन देख ही चुके हैं। और रूल नंबर 3 में क्या है कि इन फॉरेन कंट्रीज द रिडायरेक्टेड करस्पॉन्डिंग इज आल्सो ट्रीटेड इन द मैनर सिमिलर टू द दैट डिस्क्राइब्ड अबव। यानी कि ये थोड़ा सा रेपिटेशन है पॉइंट्स में और बाकी हम लोग सब पैरा 1 2 4 5 6 सबको ही पढ़ चुके हैं। और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि करस्पॉन्डेंस रिसीव्ड इन इंडिया आफ्टर बीइंग रिडायरेक्टेड अब्रॉड विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड अबव। बेसिकली ये है कि जो पत्र व्यवहार इंडिया में रिसीव्ड होते हैं आफ्टर बीइंग रिडायरेक्टेड अब्रॉड, यानी कि
बेसिकली ये है कि किसी देश से बुक होने के बाद इंडिया आए, इंडिया से उसको यहाँ पर रिडायरेक्ट किया गया और देन ये दोबारा से फिर से आ जाते हैं, तो उस केस में उनके साथ में सेम तरीके से, यानी कि जिस तरीके से पहले प्रोसीजर था, जिस तरीके से रिडायरेक्शन का प्रोसीजर पहले से था कि चार्जेस वगैरह उनको बाई एयर ट्रांसमिट करेंगे तो लगेंगे, ये सेम प्रोसेस ही रहेगा। थोड़ा सा ये है रिपीटेशन है। और जो नेक्स्ट क्लॉज है वो है अनडिलीवरेबल करस्पॉन्डेंस, यानी कि ऐसे पत्र व्यवहार जो कि वितरण योग्य ही नहीं है तो उनके साथ में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अनडिलीवरेबल correspondence is written to the country of origin and is delivered to the sender on the payment of charges due if any। बेसिकली ये है कि अगर कोई आर्टिकल जिस कंट्री से उसको बुक किया गया था, जहां से उसका ओरिजिन था, बेसिकली जहां से उसको बुक किया गया था, जहां से ये था, मान लेते हैं कि अगर कोई आर्टिकल इंडिया से है और उसको अमेरिका में जाना हो तो इसको मान लेते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि यहाँ का जो आर्टिकल है वो अमेरिका जाता है तो ये इसकी होगी डेस्टिनेशन कंट्री और ये हो गया इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन। बेसिकली ये है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन में अगर कोई आर्टिकल वहाँ से निकलता है और दूसरे कंट्रीज में जाता है तो वहाँ पर उसको डिलीवर नहीं हो पाता, रिटर्न होता है, तो उस केस में जो सेंडर है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, उनको वापस लौटा दिया जाता है। बेसिकली इस कंट्री से इसको बुक किया गया यहाँ से और इसको यहाँ भेजा गया बी पॉइंट पर, बी कंट्री के लिए भेजा गया, यहाँ से ये रिटर्न होगा तो कहाँ पर आएगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन पर आएगा, यानी कि बेसिकली सेंडर के पास ही आ जाएगा। लेकिन जब सेंडर को इसको लौटाएंगे, सेंडर को इसको जब डिलीवर करेंगे तो उस केस में अगर उस पर कोई चार्जेस बकाया था, बेसिकली ये है कि अगर कोई पेमेंट इसमें बाकी रह जाता है, अगर कोई आर्टिकल ए कंट्री से जाता है बी कंट्री में जाता है, यानी कि ए कंट्री से बुक होने के बाद बी कंट्री में गया, यहाँ इसका डिलीवर नहीं हो पाया, देन ये रिटर्न होगा यहाँ पर। अगर इस आर्टिकल पर अगर कोई पेमेंट बकाया था वो यहाँ पेड हो नहीं पाया, यहाँ डिलीवर हो जाता तो उसका जो चार्जेस वगैरह थे वो यहाँ पेड हो जाते, लेकिन यहाँ डिलीवर नहीं हो पाया तो देन ये कहाँ गया, जहाँ से बुक किया वहां से, तो यहाँ पर इस पर जो कुछ बकाया था वो इस व्यक्ति को देने से पहले, यानी कि यहाँ जो सेंडर है उसको देने से पहले उसके जो भी चार्जेस हैं वो उनका पेड करना ही होगा, यानी कि उनका पेमेंट करना ही होगा, उसके बाद में उनको डाक दी जाएगी। हाउएवर पोस्ट कार्ड अदर देन द रजिस्टर्ड, यानी कि पोस्ट कार्ड के केस में जब वो रजिस्टर्ड नहीं हो, यानी कि अनरजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड जो होती हैं जिन पर which do not bear the address of the sender are not returned, यानी कि जिन पर सेंडर का एड्रेस ही नहीं होगा, यानी कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को अगर आर्टिकल भेजा, इसने अपना एड्रेस नहीं लिखा, यहाँ एड्रेस लिख दिया बी वाले का जहाँ पहुंच रहा है, जब इसने इसको नहीं ले पाया किसी भी कारणवश, जब इसको रिटर्न हुआ तो यहाँ आया, इसका एड्रेस इस पर था ही नहीं, यानी कि सेंडर का एड्रेस है नहीं, तो उस केस में ये रिटर्न भी नहीं होता। तो अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर, प्रिंटेड बुक्स को छोड़ करके उनके अलावा जो प्रिंटेड पेपर्स हैं जिनकी वैल्यू ना के बराबर होती है उन्हें भी रिटर्न नहीं किया जाता जब तक कि सेंडर कोई रिक्वेस्ट ना करे इसके लिए, और एक रिक्वेस्ट भेजते हैं वो रिक्वेस्टेड द रिटर्न बाय अ नोट ऑन द एड्रेस साइड इन अ लैंग्वेज जोन इन द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी कि जिस कंट्री में उसको जाना था वहाँ के लिए जब वो भेजते हैं अपनी डाक को, प्रिंटेड पेपर को, तो उसके ऊपर एक एड्रेस साइड में नोट लगा कर भेजते हैं कि ये जो हमारा जो प्रिंटेड पेपर्स हैं, आप अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स हैं, अगर ये अनडिलीवर्ड होते हैं किसी भी तरीके से, अनडिलीवरेबल है तो उनको हम तक लौटाया जाना चाहिए, यानी कि स्पेशली उनके लिए एक नोट लिखा जाता है। नेक्स्ट, अनडिलीवरेबल मेल इज नॉर्मली रिटर्न बाई सरफेस अनलेस द सेंडर हैज specifically requested for their return by air, in which case air surcharge or combined charge as the case may be recovered from him at the time of redelivering of the article। बेसिकली ये है कि अगर कोई आर्टिकल जो कि यहाँ से बुक होने के बाद में बेसिकली ये है कि उसे दूसरी जगह पर जाना है, यानी कि ए ऑफिस से या ए पॉइंट से उसको जाना है बी पॉइंट पर, उस केस में जब यहाँ पर इसका डिलीवर नहीं होगा, किसी भी तरीके से इसका वितरण नहीं हो पाएगा, तो ये दोबारा उसी जगह पर जाएगी जहाँ सेंडर है उसका, या जहाँ पर सेंडर का पता है वहाँ जाएगी। देन उस केस में ये है कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो बाई सरफेस किया जाएगा, सतही माध्यम से किया जाएगा, हवाई माध्यम से नहीं किया जाएगा। लेकिन
इसके लिए कोई रिक्वेस्ट की जाती है कि उनका जो आर्टिकल है वो बाई एयर भेजना है। बाई एयर अगर वो चाहते हैं कि उनका बाई एयर उनका रिक्वेस्ट है कि वो जो आर्टिकल है वो बाई एयर आना चाहिए लौट के, तो उस केस में एयर सरचार्ज या कंबाइंड चार्ज जो भी केस होगा, यानी कि या तो दोनों होंगे या फिर अलग अलग एयर सरचार्ज या कंबाइंड चार्ज जो भी होगा वो सेंडर को या जिसका भी एड्रेस है जहां पर द्वारा लौट के जाएगी उस व्यक्ति को वो पे करना ही होगा। करस्पॉन्डिंग एड्रेस्ड टू थर्ड पार्टीज केयर ऑफ डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल सर्विसेज एंड रिटर्न बाय देम एज अनक्लेम्ड एंड करस्पॉन्डेंस फॉर पर्सन addressed to hotels, lodgings or agency of air or maritime companies and return undeliverable are treated as undelivered correspondence। बेसिकली थर्ड पार्टीज के लिए जो केयर ऑफ करके जाता है, केयर ऑफ लगा के जो डाक जाती है उससे संबंधित ये एक नोट है कि उनकी डाक का जो द्वारा लौट के आती है वो किस तरीके से वितरण होगी। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं कि करस्पॉन्डेंस ओरिजिनली पोस्टेड इन इंडिया एंड रिटर्न विल बी ट्रीटेड ऑन डिलीवरी एज फॉलोज। बेसिकली ये है कि अगर किसी आर्टिकल को मूलतः यानी ओरिजिनली पोस्टेड किया जाता है कहाँ पर, इंडिया के लिए, और वो रिटर्न होती हैं तो उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाएगा। इफ ओरिजिनली प्रीपेड टू इट्स फर्स्ट एड्रेस इट विल बी डिलीवर्ड फ्री ऑफ चार्ज। बेसिकली ये है कि अगर कोई आर्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है और यहाँ पर जो डाक वस्तु है जिसने भी इसको बुकिंग कराया है ए पॉइंट से, वो बी स्थान पर जब भी जाएगी तो अगर इसका फुली पेड है यानी कि उसके जितने भी चार्जेस है वो पूरे पेड हैं, तो जब ये बी एड्रेस पर ये डिलीवर नहीं हो पाएगी किसी भी कारणवश तो ए के लिए द्वारा लौटाई जाएगी। तो उस केस में इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि उन्होंने पहले जितने भी चार्जेस थे वो पे कर दिए थे। लेकिन अगर कोई चार्ज पहले पेड नहीं हो पाता है या तो वो बिल्कुल भी पेड नहीं हो या आधा अधूरा पेड किए बिना रह जाता है, बेसिकली या तो वो उसका पेमेंट पूरा ही नहीं किया गया हो किसी आर्टिकल का या थोड़ा बहुत रह जाता है, उस कंडीशन में द्वारा जब भी डाक उनको लौटाई जाएगी तो उनसे वो जो अमाउंट ड्यूज हैं वो लिए जाएंगे। बेसिकली ये है कि इफ ओरिजिनली अनपेड या तो पूरी तरीके से अनपेड हो या इनसफिशिएंटली पेड यानी कि आधा अधूरा उसका भुगतान हुआ हो to its first address, it will be charged as if it had come direct from the place to first destination to its new destination in India as unpaid or insufficiently paid correspondence। बेसिकली इसमें यही था कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है और डाक वस्तु का आधा अधूरा भुगतान हो या बिल्कुल ही भुगतान नहीं हो, तो उस केस में जब बी पॉइंट से लौट के ए पॉइंट पर आएगी तो इस व्यक्ति से द्वारा से वो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट में है कि इंश्योर्ड लेटर्स विच हैव नॉट बीन डिलीवर्ड शैल बी सेंट बैक एज सून एज पॉसिबल। बेसिकली ये है कि अगर कोई आईएल है, इंश्योर्ड लेटर है जो कि किसी भी कारणवश जिसका वितरण है वो नहीं हो पाता है, तो जिस व्यक्ति ने उसको भेजा है जितना जल्दी हो सके उसको वहां पर वो आर्टिकल लौटाना चाहिए। पांचवें पॉइंट में है कि अनडिलीवर आइटम्स ऑफ इंटरनल सर्विस shall be redacted for return to the sender only if they satisfy the condition for their further conveyance। बेसिकली ये है कि अनडिलीवर के आर्टिकल्स हैं, अनडिलीवर्ड आइटम्स हैं या आर्टिकल्स हैं जो भी इनका वितरण नहीं पाया है और इंटरनल सर्विस है उनकी, तो उनको रिडायरेक्ट किया जाएगा रिटर्न के लिए, सेंडर के लिए किया जाएगा। अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो उस केस में उनको लौटा दिया जाएगा, अन्यथा उनको नहीं लौटाया जाएगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में हम लोग इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें चर्चा कर चुके थे और इसमें यह था कि जो रूल्स प्राइवेट करस्पॉन्डेंस पर लगते थे वो उसी तरीके से ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स पर लागू होंगे। In particular, it should be noted that the taxing of postage on unpaid or underpaid official corresponding will be at the same rate for the private correspondence। यानी कि अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है जो कि अनपेड हो या इनसफिशिएंटली पेड हो या तो उसका पूरा ही भुगतान नहीं हुआ हो या थोड़ा आधा अधूरा भुगतान किया हुआ रह गया हो, तो उस केस में जैसा ट्रीटमेंट प्राइवेट करस्पॉन्डेंस है यानी कि जो निजी पत्र वगैरह हैं उनके साथ में होता है उसी तरीके से ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर किया जाएगा। बेसिकली रूल्स दोनों जगह पर सेम है और इससे संबंधित हम पहले ही जान चुके हैं। और इससे पहले इस टॉपिक के बारे में भी जान चुके थे हम लोग कि अगर कोई आर्मी का या इंडियन आर्म फोर्स का कोई व्यक्ति अगर वो इंडिया से बाहर
अपनी नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो उनके जो पत्र व्यवहार हैं वो किस तरीके से उनको दिए जाते हैं। तो आर्टिकल फॉर द पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स सर्विंग आउटसाइड इंडिया शुड बी एड्रेस्ड टू द इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस। बेसिकली ये है कि उनके जो आर्टिकल्स हैं उनको पहुंचाए जाते हैं केयर ऑफ 56 APO के नाम से या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के नाम से केयर ऑफ करके उनका भेजा जाता है। बेसिकली उनका नाम, रैंक का नेम और अदर जो भी पर्टिकुलर्स हैं उनको भरने के साथ साथ में केयर ऑफ करके 56 APO या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे भेजे जाते हैं। देन वो लोग क्या करते हैं, 56 APO से या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे से वो उनके जिस तरीके से उनके आर्टिकल्स जाते हैं उनको उसी तरीके से वो उनको उन तक पहुंचाते हैं। बेसिकली पोस्ट ऑफिस का काम ये है कि यहाँ तक उनका पहुंचना चाहिए। Such article should be prepaid at inland rates and will be treated as inland article for all purposes। बेसिकली ये है कि ऐसे जो आर्टिकल हैं उन पर जो रेट्स हैं वो इनलैंड रेट्स की लगती है, यानी कि जो घरेलू जो रेट्स हैं इंडिया में जो रेट्स हैं वही लगती हैं, बाहर फॉरेन कंट्रीज वाली नहीं लगती हैं, इंटरनेशनल वाली नहीं लगती हैं। और उनको पोस्टल चार्जेस से भी उनको छूट नहीं दी जाती है, यानी कि उन पर जितने भी पोस्टल चार्जेस हैं पोस्टेज के, रजिस्ट्रेशन के, वो सारे उनसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टम डिक्लेरेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद आउटवर्ड आर्टिकल्स, यानी कि जो आर्टिकल्स आउटवर्ड हैं और उनसे संबंधित कस्टम डिक्लेरेशन या अदर जो भी फॉर्मेलिटीज है उनके बारे में जान लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो लेटर पोस्ट के आर्टिकल है जिनमें कंटेनिंग ड्यूटेबल गुड्स हैं और स्मॉल पैकेट हैं उनको कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म उनके साथ में अकम्पनीड होने ही चाहिए। और कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है C1 जिसे ग्रीन कस्टम लेबल भी कहते हैं और दूसरा होता है C2 या CP3 जिन्हें डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। तो जो C1 का फॉर्म है वो बेसिकली चिपकाया कहाँ पर जाता है, वो कहाँ चिपकाया जाता है, द C1 adhesive label should be affixed on the other side in so far as possible in the top left hand corner beneath the sender's name and address where these are given। बेसिकली ये है कि उनको एड्रेस साइड के पीछे की तरफ चिपकाया जाएगा और जिस तरीके से मान लेते हैं कि ये बैक साइड है इसकी, तो टॉप लेफ्ट हैंड का कॉर्नर कौन सा है, तो टॉप लेफ्ट हैंड का कॉर्नर ये वाला है। और इसको कहाँ पर चिपकाया जाएगा, तो इसको चिपकाया जाता है सेंडर्स के जो भी नाम पते हैं उसके जस्ट नीचे की तरफ इसको हम लोग चिपका सकते हैं। ऑल इंश्योर्ड लेटर शुड बी अकम्पनीड बाय द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म C2 CP3 which may be pasted or securely attached to the article। यानी कि जो IL है इंश्योर्ड लेटर है उनके साथ में C2 और CP3 के जो फॉर्म्स हैं कस्टम डिक्लेरेशन के डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है वो उन पर पेस्ट किए जाते हैं, यानी कि उनके साथ वो अटैच करके भेजे जाते हैं। तो डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म है वो C2 और CP3 है, C2 और CP3 है। तो C2 और CP3 में ऑल्सो भी यूज इन अदर केसेस, यानी कि इनको डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म को अन्य जगह पर भी यूज कर सकते हैं। कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इफ द सेंडर सो डिजायर, यानी कि अगर जो प्राप्त भेजने वाला है जो प्रेषक है अगर वो चाहता है तो वो भी C2 और CP3 को यूज कर सकते हैं। बेसिकली इनकी जो कंडीशंस होती हैं कि C1 को कहाँ पर अटैच करना है, यानी कि किन के साथ में भेजना है, और C2 या CP3 को जो कि डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म है इनको कहाँ पर या किन कंडीशंस में अटैच करना है, ये इसके लिए कंडीशंस होती हैं। लेकिन C2 और CP3 को भी यूज कर सकते हैं अगर सेंडर अगर चाहता है, तो उसके लिए थोड़े से जो चार्जेस हैं वो पे करने होते हैं। इन द केस ऑफ वैल्यूएबल आर्टिकल कंटेनिंग ज्वेल्स, गोल्ड, करेंसी नोट्स एटसेट्रा, यहाँ पर कंपलसरी इंश्योरेंस होना जरूरी होता है। उस केस में अगर सेंडर चाहता है तो उनके साथ में डिटेल डिक्लेरेशन के फॉर्म है वो एनक्लोज किए जा सकते हैं। बेसिकली ये है कि जो ज्वेलरीज हैं या सोना है या सोने की कोई भी वस्तु है या करेंसी नोट्स वगैरह हैं जिनके इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, यानी कि इनको इंश्योरेंस करके ही इंश्योर करके ही भेजना चाहिए। उस केस में इनके साथ में अगर सेंडर चाहता है तो डिटेल डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो एनक्लोज करके भेज सकते हैं। बट इन सच केसेस द टॉप पार्ट ऑफ द C1 ग्रीन लेबल विच रीड्स कस्टम मे बी ओपन ऑफिशियली शुड बी पेस्टेड ऑन द आर्टिकल, यानी कि ऐसे केसेस में यानी कि C2 और CP3 तो भरा जा सकता है, डिटेल डिक्लेरेशन फॉर्म तो भरा जा सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में टॉप पार्ट पर C1 जो कि ग्रीन लेवल है, इसे ग्रीन लेवल कहते हैं,
उसे पेस्ट करना चाहिए और उस पर क्या लिखा होना चाहिए, कस्टम में बी ओपन ऑफिशियली, यानी कि इसकी जो जांच परख के लिए कस्टम के जो भी लोग हैं वो इसे खोल सकते हैं, लेकिन कब खोलेंगे, ऑफिशियली खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका उद्देश्य कुछ अलग हो, इस तरीके से नहीं, जांच के लिए खोल सकते हैं या जांच परख जो भी होती है कस्टम्स के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए वो लोग खोल सकते हैं। अ सिमिलर प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ ऑल आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अ सर्टेन कंट्रीज। सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 है पीओ गाइड पार्ट 2 का, उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उन केसेस में भी सिमिलर प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है। In the case of insured box at the top part of the C1 form should always be affixed to the article whether the C2 or CP3 form is kept inside the article or attached to it। यानी कि जो इंश्योर्ड बॉक्स होते हैं उनके साथ में भले ही C2 और CP3 फॉर्म है वो रखा हो या अटैच किया हो, लेकिन उन पर जो C1 का फॉर्म है वो टॉप पार्ट पर वो उसे अटैच करना होगा या अफेक्ट करना ही होगा। There are a few other formalities to be observed in certain special cases such as article subject to such P.P. form process under the Actions Control Act, article subject to drawback custom duty, article subject to export restrictions and letter containing forcible biological questions। यानी कि और जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं इन सभी केसेस में वो कस्टम से रिलेटेड है या कस्टम ड्यूटीज वगैरह हैं जो भी हैं, यानी कि जो अदर फॉर्मेलिटीज हैं वो भी की जा सकती हैं। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।